हर साल की तरह इस साल भी सर्दियां बीत गई और गर्मी भी आ गई। लेकिन इस बार सर्दियों के बाद जो बसंत आता है वो जल्दी ही खत्म हो गया और गर्मियां भी बहुत जल्दी आ गई। इस बार गर्मी ने फरवरी में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जो कि आने वाली गर्मियों की एक तपती हुई तस्वीर लोगों के सामने रख रहा है। इसी वजह से जो मौसम वैज्ञानिक हर साल अखबारों में टेम्परेचर और बारिश की पॉसिबिलिटीज पर जानकारियां देते हुए नहीं थकते थे, वो इस बार बारिश से ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में आने वाले समय में बहुत भयंकर तरीके से हीट वेव दस्तक दे सकती है। Severe heat wave conditions are likely to prevail in western parts of India. Extreme heat is gripping large parts of India. पिछले साल भी मार्च में ही बेतहाशा गर्मी शुरू हो गई थी और इस बार फरवरी में ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और मार्च में बाकायदा गर्मी पड़ रही है। मौसम में इतने अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह क्या है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हीट वेव क्या है और उसका इलाज कैसे पॉसिबल है। भारत में अभी जो गर्मी बढ़ रही है उसे आप सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले साल भी फरवरी और मार्च में हीट वेव आई थी, लेकिन इस बार अगर देखें तो हीट वेव 10 फरवरी के बाद से ही गुजरात, राजस्थान, गोवा, कोस्टल कर्नाटक में देखने को मिल गई थी, जो कि नॉर्मल से 4 से 9 डिग्री ऊपर था। लेकिन अगर 10 फरवरी के बाद की बात करें तो आपको खुद ही महसूस हुआ होगा कि तब से ही बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ा है। बीच में हालांकि बारिश हुई जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, लेकिन ये टेंडेंसी बस कुछ ही दिनों के लिए थी। खासतौर से अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहां आमतौर से फरवरी में अच्छी खासी ठंड देखने को मिलती थी, उसी नॉर्थ में अगर आप दिल्ली में देखें तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही टेम्परेचर 31-32 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था और किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। अब आमतौर से ये बात तो सब जानते हैं कि अभी का जो टाइम है वो विंटर के बाद स्प्रिंग का टाइम होता था, जिसमें टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहता था। लेकिन अभी हालत ये है कि इमीडिएट समर का आना शुरू हो गया है और ये मार्च की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि 4 सीजन वाले भारत में मानो बसंत यानी कि स्प्रिंग का एक सीजन लगभग खत्म हो गया है और सर्दियों के बाद सीधे गर्मियों ने ही दस्तक दे दी है। पिछले 10 से 15 सालों को अगर देखें तो ये बात बहुत ऑब्वियस हो गई है कि बसंत धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ठंड के बाद तुरंत गर्मी आ जाती है। यही वजह है कि हमें मार्च में ही हीट वेव महसूस हो रही है और अप्रैल, मई और जून तक हीट वेव आएगी, ये तो पहले से ही तय है। यानी एक के बाद एक बहुत बड़े लेवल की गर्मी आएगी। हो सके तो बीच में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन उसके बाद फिर बहुत तेजी से गर्मी आएगी। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी भारत में आज से कुछ सालों पहले तक अप्रैल को गर्मियों की शुरुआत करने वाला महीना माना जाता था, लेकिन पिछले साल मार्च और इस साल फरवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला टेम्परेचर था। तो क्या आने वाले समय में मौसम में ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं? इस सवाल के जवाब को अगर हम खोजें तो ये समझना जरूरी है कि अभी फरवरी में जो हमने देखा वो कोई नई चीज नहीं है। यहाँ हमें ये पैटर्न भी समझना बहुत जरूरी है कि पहले अप्रैल में गर्मी थी, फिर मार्च में आई और अब फरवरी में आ रही है। इससे एक बात बहुत ज्यादा साफ हो जा रही है कि हम एक क्लियर ट्रेंड देख सकते हैं कि गर्मी अब पहले से ज्यादा पहले खिसक रही है। अगर हम पिछले 50 साल के आंकड़ों को देखें तो इंडिया में हीट वेव बड़ी महामारी की तरह उभरी है, जिसमें अगर आप सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 50 साल में लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई है हीट वेव से। ऐसे में अगर इस खास ट्रेंड से लोगों की मौत होती है और वो मौत इतनी संख्या में होती है कि हम उसे 20,000 कहें तो इसे एक महामारी भी कहा जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस डेटा को आपके सामने रख रहे हैं वो सरकारी डेटा है, लेकिन अगर इसकी क्लैरिटी पर जाएं तो ये आंकड़े सही साबित नहीं होंगे, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि ये सारी मौत हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ली गई हैं। लेकिन हॉस्पिटल में हीट वेव के कारण जिनकी मौत होती है वो हीट वेव की तरह रिकॉर्ड नहीं होता है। आमतौर से बुखार, कॉलेरा या फिर अगर कोई खास बीमारी से पहले से ही परेशान है और वो हीट वेव का शिकार हुआ है तो उसकी मौत उसी खास बीमारी की वजह से दर्ज होती है। लेकिन यही बात यहाँ पर डराने वाली है कि सारी मौतें हीट वेव के रूप में दर्ज नहीं होती। उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में अब तक 20,000 लोगों की मौत हीट वेव में रिकॉर्डेड है। इसमें से 15% डेथ नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि इस हीट वेव में मरने वाले वो लोग भी होंगे जो हॉस्पिटल जा ही नहीं पाए, क्योंकि भारत में इसे इतना सीरियसली लिया नहीं जाता और ये किसी बीमारी की तरह होती नहीं। इसीलिए इससे मरने वाले ज्यादातर लोग हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते और उनकी मौत घर पर ही हो जाती है। इस समय ये हीट वेव न पहले से आ रही है, बल्कि इन हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से इसका असर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। अब अगर आप पिछले साल का ही एग्जांपल ले ले तो पिछले साल गर्मी जल्दी आ गई थी। अब ऐसे में गर्मियां आने से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था और इस बार तो इससे ज्यादा नुकसान पहुंचने की बात की जा रही है। ये मामला कितना सीरियस है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हीट वेव्स को देखते हुए सरकार ने एक पैनल का गठन भी कर दिया है जो इस साल की सिचुएशन पर नजर रखेगा। अब ये नजर रखकर क्या हासिल करेंगे और कैसे उससे होने वाले नुकसान को कम करेंगे ये तो आने वाले सालों में ही पता चलेगा। लेकिन
यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या मौसम का पैटर्न इसी तरह एबनॉर्मल रहा तो हमारे खान पान और लाइफस्टाइल पर भी इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं। तो इसे समझने के लिए गेहूं का ही उदाहरण लेते हैं। शायद आपको ये ना पता हो कि गेहूं की फसल नाइट टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, यानी कि कोई भी गेहूं की फसल किसी साल कैसी होगी इस बात की गारंटी इससे तय होती है कि गेहूं की फसल के दौरान रात का मौसम कैसा रहता है और उस समय का टेम्परेचर कितना फसल के अकॉर्डिंग होता है। अब इस बात से काफी लोग अनजान होंगे कि गेहूं की फसल काफी ज्यादा नाइट टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, इसीलिए अगर दिन में टेम्परेचर हाई भी होता है और हीट वेव भी चलती है तो उससे गेहूं पर कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। ऐसे में आप देखें तो हीट वेव दिन में ही है, पर अगर वो किसी तरह से रात का टेम्परेचर भी बढ़ा देती है तो उसकी वजह से गेहूं की फसल पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए अगर आपके सामने एक डेटा पेश करें तो पिछले ही साल देश भर में हीट वेव के कारण ही गेहूं के प्रोडक्शन में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई थी। चावल के बाद हमारे देश में गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है और उसमें 8% कमी हुई थी, वो भी तब जब सिर्फ कुछ दिनों के लिए हीट वेव आई थी। बहुत लंबे दौर के लिए हीट वेव तब नहीं आई थी, यानी 10 से 15 दिनों की हीट वेव में 8% गेहूं के प्रोडक्शन में कमी हो गई। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हीट वेव जितने दिनों तक रुकेगी वो उतने ही फसल को नुकसान पहुंचाएगी। अब क्योंकि इस साल ये बहुत शुरुआती दिनों में ही आ रहा है तो इसके रुकने की संभावनाएं भी बहुत देर तक होंगी। ऐसे में गेहूं को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके प्रोडक्शन में बहुत भारी कमी आने वाली है, ये बात इस बार तय है। इसी वजह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी से अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि अब आप हीट वेव पर ध्यान दीजिए। किसानों को ये नोटिस जाने लगे हैं कि वो किस तरह से सिंचाई करेंगे। अब भारत जैसे देश में जहां पर उसकी नॉर्थ की इकोनॉमी गेहूं पर काफी हद तक डिपेंड करती है, वहां पर अगर गेहूं का प्रोडक्शन इस तरह से रिड्यूस हो जाए तो देश के किसानों से लेकर देश की इकोनॉमी तक को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ अर्ली हीट वेव की वजह से ही हो रहा है। हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है। इसकी वजह से ठंड जल्दी खत्म हो रही है, गर्मी जल्दी आ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि गर्मियों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने लगा है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में तो सर्दियों में रहने लायक हवा तक मौजूद नहीं है, यानी कि आने वाले टाइम में आप ऐसे कई रिजल्ट देखेंगे जिन्हें आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। दिल्ली एनसीआर का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि ये सब सिर्फ दिल्ली एनसीआर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश में एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि देश के जंगलों में अलग अलग जगहों पर आग लग जाती है। अगर आप आमतौर से भी इन दिनों को सैटेलाइट की मदद से देखने की कोशिश करेंगे तो भारत के जिन रीजन में जो डेटा मौजूद होगा उससे साफ साफ पता चलता है कि भारत के जंगलों में अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े लेवल पर आग लगी हुई है या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड को जलाया जा रहा है। इसके कारण वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है। आग लगाने के रीजंस को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो आग लगाई जाती है वो किसानों की तरफ से जानबूझकर लगाई गई आग होती है, क्योंकि उनके पास पराली जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। भले ही सरकार ने कितनी ही योजनाएं लॉन्च कर दी हो, लेकिन आज तक एक आम किसान के खेत तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है जिससे वो अपनी पराली को बड़ी आसानी से खेत से हटा सके और उसे उसके जलाने की जरूरत न पड़े। ये तो बात हो गई एग्रीकल्चरल लैंड की, लेकिन जिन जंगलों की हम बात कर रहे हैं जिनकी वजह से देश भर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो उनमें ज्यादातर आग एक्सीडेंटली लगती है। जैसे ही गर्मियां पड़ती हैं, पतझड़ के सूखे हुए पत्ते सूरज की रोशनी में गर्म होकर सुलगने लगते हैं और उसी से हल्की हल्की आग कब जंगल की आग में बदल जाती है किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। इसके अलावा कई बार जंगलों में आग भी लगाई जाती है। आमतौर से तेंदू पत्ता जिनसे बीड़ी बनाई जाती है उनमें आग लगा दी जाती है ताकि उनके पत्ते और लचीले निकले, साथ ही साथ नम पत्ते भी आए। तो तेंदू के कारण, महुआ के कारण जंगलों में आग लगाई जाती है। आग लगाने के लिए जो पत्ते जुटाए जाते हैं उनसे लगाई गई आग कब जंगल को खा जाएगी और कब जंगल का एक हिस्सा जलने लगेगा, इसके बारे में ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि इस देश में फॉरेस्ट फायर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हीट वेव का एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बहुत सीरियसली हीट वेव का इंपैक्ट फॉरेस्ट फायर में भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जंगल भी बहुत तेजी से जल रहे हैं। उसी वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। महज एक राज्य का अगर डेटा बताएं तो हिमाचल के 23% जंगल आज भी आग के खतरे से जूझ रहे हैं, जहां कभी भी आग लग सकती है। ये तो ही इंपैक्ट की बात, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट वेव आ रही है उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहला उपाय यह है कि हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर दें। हमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसे कम करना पड़ेगा और उसके अलावा अभी कोई उपाय नहीं है।
अभी तो पिछले 100 सालों से धरती का तापमान हर साल करीब 1 डिग्री सेल्सियस के तहत बढ़ रहा है और उसी से हम इतने ज्यादा परेशान हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर जीरो कार्बन उत्सर्जन की लिमिट को हमने नहीं छुआ तो ना जाने कब यही 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हर साल बढ़ने लगा तो धरती के क्या हालात होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल तो है, लेकिन उसकी तस्वीर बहुत खतरनाक है। आज जो जंगलों में आग लगने की बात हो रही है उससे लेकर एग्रीकल्चरल लैंड में आग लगाना तक बहुत आम हो जाएगा। कुछ ऐसे पेड़ और वनस्पति जो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद उनका उगना भी मुश्किल हो जाए, इसीलिए टेम्परेचर की बढ़ती रफ्तार को कम करना पड़ेगा। लेकिन ये उपाय किए कैसे जा रहे हैं आप खुद ही देखिए कि जिस ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को लेकर दुनिया भर के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एनवायरमेंट को बचाने के तमाम तरीकों के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी दुनिया में जब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस की कमी हुई क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया से दुनिया भर को तेल का एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, तब भी दुनिया भर के देशों ने इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की बजाय पहले से भी ज्यादा क्रूड ऑयल इस्तेमाल करने लगे और लोगों को दिखा दिया कि हम दुनिया को और गर्म करने के रास्ते पर बढ़ चले। और तो और आज के समय में भी इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ताकि उन्हें और बड़ी मात्रा में निकालकर बेचा जा सके। इससे तो साफ यही है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं, जिसका हमें बहुत नुकसान होगा। जहां तक शहरों की बात है, हम शहर भी ठीक से नहीं बना रहे हैं। आज के समय में हम कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंग्स बना रहे हैं। पहले तो हम कंक्रीट की बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसे ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन लगाते हैं। एयर कंडीशनर रूम के अंदर तो ठंडा करता है लेकिन बाहर गर्मी फेंकता है, जिसकी वजह से बाहर गर्मी और बढ़ती है। बहुत बड़ी आयरनी ये है कि जिस तरीके की आज हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो बाहर और ज्यादा गर्मी क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की जरूरत और ज्यादा बढ़ रही है। तो आज के दिन में गर्मी से बचने का जो पूरा लॉजिक है उससे और भी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है और ये समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक हम कॉमन सेंस लगाकर किसी बिल्डिंग को डिजाइन ना करें और सिर्फ सेल्फिश होकर अपने ही बारे में या अपनी बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में ना सोचें। और इस दौरान हमें ये नहीं भूलना होगा कि हमारी बिल्डिंग भी असल में एनवायरमेंट का हिस्सा है। आज से 100 साल पहले जब बिजली नहीं थी और पंखे एसी का नामो निशान नहीं था, तब ऐसा नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी नहीं थी, बहुत गर्मी थी और शायद इसी गर्मी की वजह से भारत को हॉट प्लेस या गर्म देश के तौर पर वेस्ट में जाना जाता था। लेकिन उसी गर्मी में रहने के लिए घरों की डिजाइन ऐसी होती थी कि लोग बहुत आसानी से उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते थे। उस समय की जो बिल्डिंग्स थी, चाहे वो बरामदा हो, ऊंची छतें हो, ये सब घर को एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती थी। और जिस तरह से हवा के बिल्डिंग के अंदर आने के हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर थे, उन्हें रीजनली एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर कहते हैं। वो ऐसे बने हुए होते थे कि हवा जब घरों में आए तो वो हीट वेव के तौर पर ना आए। भारत में हर जगह पर, हर स्टेट में अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं जो वहाँ की क्लाइमेट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जो गर्मी, बारिश और ठंड से बचने के लिए हुआ करते थे। लेकिन उन आर्किटेक्चर को भूलकर हम वेस्टर्न मॉडल को अपनाते जा रहे हैं। अब जब तक हम कॉमन सेंस आर्किटेक्चर को नहीं लाएंगे, कॉमन सेंस बिल्डिंग को नहीं लाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वेस्ट में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उनके लिए ऐसे घर बहुत जरूरी होते थे, पर हमारे केस में इसका उल्टा था। इसीलिए हमारी बिल्डिंग्स एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हम बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो प्रोग्रेस के नाम पर कॉमन सेंस के बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम किस तरह से चीजों को डिजाइन करें, अपने शहरों को किस तरह से डिजाइन करें जिससे कि हीट वेव से बचा जा सके। खैर, आने वाले समय में आपको हीट वेव से जुड़ी जानकारियां जरूर मिलेंगी। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।